गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है जेट का, बहुत जल्दी आपका जेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अपनी तैयारी को बनाए रखें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी का रिवीजन करें। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका अच्छे तरीके से रिवीजन करें, क्योंकि जितना अच्छा आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि एग्ज़ाम आने वाला है, रिवीजन करते रहें। एग्ज़ाम आने वाला है, रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो एग्ज़ाम ज़रूर से होगा आपका, आपको रिवीजन करना है। अगले मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करेंगे हमारा रोमांचक सफ़र। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट पहली बार हमारी क्लास में आए हैं उनको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और जो स्टूडेंट पुराने हैं उनको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट नहीं करते हो आप, मैं रोज़ बोल के जाता हूँ कमेंट करना, लेकिन कमेंट नहीं करते हो। तो क्लास खत्म होने के बाद में आपको क्लास बतानी है कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन आज हमने ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शरीर की पेशियों में थकान का कारण है। शरीर की पेशियों में थकान का कारण है, ये कहना चाहता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब हम हद से ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो उस दौरान क्या हो जाता है, हमारे शरीर में पेशियों में थकान हो जाती है। तो वो थकान क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए है मेलिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टिक अम्ल के कारण, सी है एसिटिक अम्ल के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है रक्त दबाव के कारण। जवाब आपको देना है शरीर की पेशियों में थकान। जब हम हार्ड वर्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो उस दौरान क्या हो जाता है, हमारे शरीर की जो पेशियाँ होती है, हमारा जो शरीर होता है उसमें थकान हो जाती है। तो उस थकान का कारण क्या है? मेलिक, लैक्टिक, एसिटिक या रक्त दबाव। क्या होगा इसका जवाब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला लैक्टिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। शरीर की पेशियों में थकान का कारण क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। शरीर में जब थकान हो जाती है मनुष्य को, तो उस दौरान क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और उसी के कारण हमें थकान महसूस होती है। उसी के कारण क्या होता है, हमें थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, पसीने का महत्वपूर्ण कार्य है। पसीने का महत्वपूर्ण कार्य है। आपका जो पसीना आता है उसका मुख्य काम क्या है? हमारे शरीर में पसीना क्यों आता है? हमें पसीना क्यों आता है? देखिए, शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं और जितने भी क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं का एक विशेष कार्य होता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें छींक आती है, तो आप सब लोग सोचते हो कि यार छींक क्यों आ रही? तो छींक आने का कारण ये होता है कि हमारे नाक के अंदर या हमारे श्वास नली के अंदर ऐसी कोई चीज़ चली जाती है जो हमारे श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होती है। तो उस दौरान हमारे शरीर के जो फेफड़े होते हैं, और वो फेफड़े इतनी तेज गति से हवा को बाहर निकालते हैं कि उस तेज गति या उस तेज हवा के बहाव के कारण जो हानिकारक चीज़ होती है वो भी छींक के माध्यम से बाहर निकल जाती है, इसलिए हमें छींक आती है। समझ में आ गया? अब आप कहोगे कि सर हमें उबासी क्यों आती है? तो उबासी आने का भी ये कारण है। उबासी आने का कारण ये होता है कि जब हम बहुत देर तक एक स्थिति में बैठे रहते हैं तो हमें नींद सी आने लगती है, उबासी सी आने लगती है। तो उस उबासी का कारण ये होता है कि हमारे शरीर में एकदम से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस ऑक्सीजन की कमी को एकदम से पूर्ति करने के लिए हमें उबासी आती है। समझ में आ गया? तो इसी दौरान एक क्रिया है जिसको हम बोलते हैं पसीना। तो पसीना हमें क्यों आता है? अब आप सब लोग जानते हो शरीर में पसीना अधिकतर गर्मियों के समय आता है। गर्मियों के समय क्या आता है? पसीना आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है शरीर तापक्रम कम करना, ऑप्शन नंबर बी है तापक्रम को बढ़ाना, सी है जल की मात्रा कम करना, और ऑप्शन डी है लवणों का निष्कासन। क्या होगा इसका जवाब? पसीने का महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? जो पसीना आता है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? शरीर का तापक्रम कम करना, तापक्रम बढ़ाना, जल की मात्रा कम करना, या लवणों का निष्कासन। अब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला शरीर का तापक्रम कम करना, बिल्कुल सही जवाब है। पसीना क्यों आता है? जब हम पसीना आता है तो हमारे शरीर में जो पसीना फैलता है वो पसीना क्या कर देता है? हमारे शरीर के तापक्रम को कम कर देता है। हमारे शरीर के तापक्रम को कम कर देता है, इसी कारण से हमें पसीना आता है। तो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सब क्रियाओं का क्या होता है? महत्व होता है। अब देखिए, डकार क्यों आती है? आप लोग जब खाना खाते हो तो उस समय डकार आती है। आपको डकार क्यों आती है? क्योंकि आप बहुत स्पीड से खाना खाते हो, और अब खाने को जब आप निगलते हो तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा जो कंठ होता है, वो कंठ एक विशेष प्रकार का ढक्कन होता है। ये जब आप खाना निगलते हो तो ये ढक्कन
आपकी श्वास नली के ऊपर लग जाता है। कहाँ पर लग जाता है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसको। श्वास नली के ऊपर लग जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि कभी कभी आपके जो पेट होता है उसके अंदर हवा चली जाती है खाने के साथ साथ, तो उस हवा को बाहर निकालने के लिए डकार आती है। समझ में आ गया आपको। तो ये कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं जो शरीर के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, प्लास्टिड लवक या प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन पूछा गया है, लवक या प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए है अल्बर्ट मेयर, बी है वॉटसन, सी है हिकल और ऑप्शन नंबर डी है मिलर। जवाब देना है, लवक या प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अल्बर्ट मेयर ने, वॉटसन ने, हिकल ने या मिलर ने। क्या होगा इसका जवाब, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अब देखिए, लवक या प्लास्टिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जिसने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है, हिकल, बिल्कुल सही जवाब है। हिकल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिड शब्द दिया था, जिस प्लास्टिड शब्द को हम हिंदी में लवक के नाम से जानते हैं। लवकों का कार्य क्या होता है, लवकों का कार्य रंग प्रदान करना, वसा को संग्रहित करना और विशेष प्रकार के अलग अलग लवक होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। और हिकल ने जो ये कार्य किया था, मतलब ये जो प्लास्टिड शब्द दिया था ये 1865 में दिया था। हिकल ने जो प्लास्टिड शब्द दिया था ये 1865 में दिया था। समझ में आ गया। आगे मैं ये भी बताऊंगा हरित लवक शब्द किसने दिया था और कब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको कंफ्यूजन है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी है तापक्रम बढ़ाना, सी है पंपिंग स्टेशन की तरह और ऑप्शन नंबर डी है रक्त शुद्धिकरण। अब जवाब आपको देना है, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है। मानव शरीर में हृदय का कार्य बताना है आपको। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है, मानव शरीर में हृदय का कार्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा प्रदान करना, बी है तापक्रम बढ़ाना, सी है पंपिंग स्टेशन की तरह और ऑप्शन नंबर डी है रक्त शुद्धिकरण। मानव शरीर में हृदय का कार्य बताना है आपको। क्या होगा मानव शरीर में हृदय का कार्य, ऊर्जा प्रदान करना, तापक्रम बढ़ाना, पंपिंग स्टेशन की तरह या रक्त शुद्धिकरण। रक्त शुद्धिकरण मानव शरीर में हृदय का कार्य। जिसने इसका जवाब दिया है मानव शरीर में हृदय का कार्य का जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला पंपिंग स्टेशन की तरह, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए हृदय क्या होता है, एक गुलाबी रंग का हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक गुलाबी रंग का क्या है, एक ऑर्गन है, एक अंग है। इसका मुख्य काम क्या होता है, रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना और रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाने का काम किसका होता है, हृदय का होता है। ठीक है, हृदय का होता है। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण करता है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि रक्त का निर्माण करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रक्त का निर्माण तो हमारे शरीर की अस्थि मज्जा के अंदर होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं। और जब भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है तो वो प्लीहा के अंदर होता है। समझ में आ गया आपको। और जो रक्त शुद्धिकरण वगैरह ये जो होता है, ये ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, ये सारा प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है, कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि शरीर में हृदय का मुख्य जो कार्य होता है वो होता है पंपिंग स्टेशन की तरह रक्त को पंप करने का और संपूर्ण भागों में पहुंचाने का। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है। गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है जीनोम, बी है जीन लूप, सी है जीन सॉल्यूशन और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। आपको जवाब देना है, गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है। गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है जीनोम, बी जीन लूप, सी जीन सॉल्यूशन और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब, गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है। जीनोम, जीन लूप, जीन सॉल्यूशन या कोई नहीं। ए, बी, सी या डी। गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है। जवाब देना है आपको, गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला जीनोम, बिल्कुल सही जवाब है। गुणसूत्रों का समुच्चय जीनोम के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्रों का समुच्चय जीनोम के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। समझ में आ गया। गुण समुच्चय का मतलब दैट मीन्स जोड़ा या उसका वो पूरा जो भाग होता है या उसका जो पूरा समूह होता है। समझ में आ गया आपको। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, यकृत में बनने वाला वे पदार्थ जो रक्त को जमने से रोकता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, यकृत में बनने वाला वे पदार्थ जो रक्त को जमने से रोकता है, यानी कि हमारे शरीर की धमनी और शिराओं के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए है मेलेनिन, बी है बिलीरुबिन, सी है हिपेरिन और डी है हीमोग्लोबिन। जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका जवाब, यकृत में बनने वाला वे पदार्थ जो रक्त को हमारे शरीर की शिराओं और धमनियों के अंदर जमने से रोकता है।
जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला हिपेरिन, बिल्कुल सही जवाब है। यकृत में बनने वाला हिपेरिन नामक पदार्थ, यकृत में बनने वाला हिपेरिन नामक पदार्थ हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिपेरिन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो हिपेरिन का निर्माण होता है यकृत के अंदर। कहाँ पर होता है, यकृत के अंदर होता है, और ये हमारे शरीर में शिराओं और धमनियों के अंदर जो रक्त दौड़ता है उसको जमने से रोकता है। ठीक है, यकृत में एक विशेष प्रकार का वर्णक भी होता है जिसे बिलीरुबिन कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, यकृत में बिलीरुबिन नामक वर्णक भी होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निषेचन के। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है निषेचन के, निषेचन से के नहीं है यहाँ पर, निषेचन से है, निषेचन से जन्म तक, निषेचन से जन्म तक गर्भ में भ्रूण का रहना क्या कहलाता है। समझ में आ गया आपको, यानी कि जब संयोजन होता है, जब मीटिंग होती है, उसके दौरान क्या होता है, शुक्राणु और अंडे में क्या होता है, अंडे में और शुक्राणु में मिलन होता है और वो निषेचन होता है। निषेचन के दौरान क्या होता है, भ्रूण फर्टाइल हो जाता है और मतलब वो भ्रूण बन जाता है, और वो भ्रूण तब तक उसके अंदर रहता है, गर्भ के अंदर रहता है। तो मतलब निषेचन प्रोसेस के बाद में भ्रूण तक जो अवस्था रहती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है गटेशन, बी है गेस्टेशन पीरियड, सी है फर्टिलिजेस्टिव, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जिसको समझ में नहीं आया मैं वापस से समझा देता हूँ। कोई एक गर्भवती औरत है, जब वो किसी पुरुष से के साथ जब उनकी मीटिंग होती है तो उस दौरान क्या होता है, जो महिला होती है उसके गर्भ में निषेचन हो जाता है, मतलब उसका जो अंडा होता है वो निषेचित हो जाता है और उससे क्या हो जाता है, फिर भ्रूण बन जाता है। फिर वो भ्रूण क्या होता है, धीरे धीरे वो भ्रूण क्या होता है, उस मादा या उस महिला के जो शरीर होता है उसके अंदर धीरे धीरे पलता है और 9 महीने तक पलता है। समझ में आ गया। फिर 9 महीने के बाद में क्या होता है, वो बच्चा बाहर आता है, और जब तक वो 9 महीने उस माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय को क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है ये। तो उस समय को गेस्टेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। जिसने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, वो गेस्टेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, इसलिए मैं थोड़ा, मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आप सब लोग समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया कमेंट करना, समझा दूंगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन क्या है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वसीय अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर डी जैव यौगिक, और ऑप्शन नंबर डी है एंजाइम। जवाब देना है विटामिन क्या है, विटामिन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वसीय अम्ल, बी है हार्मोन्स, सी है जैव यौगिक, और ऑप्शन नंबर डी है एंजाइम। क्या होगा इसका जवाब, विटामिन क्या कहलाते हैं, ये विटामिन क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब आपको देना है क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन एक विशेष प्रकार के जैव यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, विशेष प्रकार के जैव यौगिक होते हैं। और जो विटामिन जो होते हैं उसका विटामिन जो नाम दिया था, ये टर्म की खोज की थी, जो डिस्कवर किया था वो फंक नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन शब्द किसने दिया, तो फंक ने दिया। विटामिन क्या है, विटामिन एक जैव यौगिक है। समझ में आ गया आपको। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आज क्वेश्चन जो लाया हूँ सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, इसलिए आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार श्वास लेने पर कितनी हवा फेफड़ों में जाती है। एक बार श्वास लेने पर कितनी हवा फेफड़ों में जाती है। ऑप्शन नंबर ए है 100 ml, ऑप्शन नंबर बी है 200 ml, सी है 300 ml, और ऑप्शन नंबर डी है 500 ml। जवाब देना है 100 ml, 200 ml, 300 ml या 500 ml। एक बार श्वास लेने पर कितनी हवा फेफड़ों में जाती है, कितनी हवा फेफड़ों में जाती है। जवाब देना है आपको, क्या होगा इसका जवाब, 100 ml, 200 ml, 300 ml या 500 ml। जिसने इसका जवाब दिया है एक बार श्वास लेने पर हवा का, जिसने इसका जवाब दिया है 500 ml, बिल्कुल सही जवाब है। एक बार श्वास लेने पर कितनी हवा फेफड़ों में जाती है, 500 ml हवा फेफड़ों में जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है लगभग 500, वहाँ पर 480 भी हो सकता है और वहाँ पर 510 भी हो सकता है। तो इसका अप्रोक्स जो जवाब होगा लगभग 500 से थोड़ा कम या 500 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो एक बार श्वास लेने पर कितनी हवा फेफड़ों में जाती है, लगभग 500 ml के समथिंग फेफड़ों में हवा जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को प्रकट होने से रोकता है
तो क्या कहलाता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, वापस से आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एक जीन किसी दूसरे जीन के प्रभाव को प्रकट होने से रोकता है, यानी कि सपोज दैट ये जीन आपका ए जीन है और ये जीन आपका बी जीन है। अब ये ए जीन क्या करेगा, इस बी जीन के प्रभाव को प्रकट होने से रोक देगा, या इसका जो इफेक्ट होगा, इसका जो प्रभाव होगा उसको दबा देगा। तो उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं। मैं कह रहा हूँ फिर से, आज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और धांसू क्वेश्चन है, सारी की सारी पूरी की पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। तो जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को प्रकट होने से रोकता है तो ऑप्शन नंबर ए है ऑटोसोम, बी है एक्टोसोम, सी है एपिस्टेटिस और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है ऑटोसोम, एक्टोसोम, एपिस्टेटिस या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को प्रकट होने से रोकता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला एपिस्टेटिस, बिल्कुल सही जवाब है एपिस्टेटिस। एपिस्टेटिस का मतलब क्या होता है, एपिस्टेटिस का मतलब होता है एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को प्रकट होने से रोक देता है। एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को प्रकट होने से रोक देता है, उस स्थिति को हम एपिस्टेटिस के नाम से जानते हैं। एपिस्टेटिस के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। जवाब देना है आपको विटामिन की दृष्टि से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं डालता तो फिर भी आपको कह सकता था विटामिन ए, बी, सी, डी, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है विटामिन। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अब देखिए जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। कैसे पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा निम्न में से कौन सा विटामिन जो दूध में नहीं पाया जाता है और उसका दूसरा या उसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है। स्क्रवी रोग मसूड़ों से संबंधित होता है। जब मसूड़े कट फट जाते हैं, सूज जाते हैं, उनसे रक्त का स्त्राव होता है तो मनुष्य के अंदर स्क्रवी रोग हो जाता है। स्क्रवी रोग विटामिन सी की कमी से या फिर एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मिर्ची के अंदर पाया जाता है विटामिन सी। समझ में आ गया आपको। अगला सवाल देखिए क्या है, आंवला भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ में शिशु की वृद्धि को ज्ञात किया जाता है। गर्भ में, अब देखिए क्वेश्चन वापस से क्वेश्चन पूछा गया है, गर्भ में शिशु की वृद्धि, गर्भ में शिशु की वृद्धि को ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है CAT, ऑप्शन नंबर बी है PAT, ऑप्शन नंबर सी है पराध्वनि, ऑप्शन नंबर डी है C टेस्ट। जवाब देना है गर्भ में शिशु की वृद्धि, मतलब जब गर्भ में शिशु या बच्चा पल रहा होता है तो उस समय किस टेस्ट के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि उस शिशु की ग्रोथ या वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप कौन सा टेस्ट करोगे, कैट टेस्ट करोगे, पेट करोगे, पराध्वनि या सी टेस्ट करोगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी जवाब देना है आपको। क्या होगा इसका जवाब, गर्भ में शिशु की वृद्धि को ज्ञात किया जाता है। अब जिसने इसका जवाब दिया है गर्भ में शिशु की वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है गर्भ में शिशु की वृद्धि को पराध्वनि। पराध्वनि, अब आप कहोगे कि सर वो तो अल्ट्रासाउंड होता है, तो जो अल्ट्रासाउंड होता है उसी को हम हिंदी में पराध्वनि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर मात खा जाते हैं, क्योंकि आप पढ़ के जाओगे फिर वहाँ पर अल्ट्रासाउंड और यहाँ आ गया पराध्वनि। तो इंग्लिश में तो पराध्वनि ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में तो अल्ट्रासाउंड ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन हिंदी में आपने पराध्वनि याद नहीं किया और आपने अल्ट्रासाउंड याद कर लिया, या अल्ट्रासाउंड याद नहीं किया और पराध्वनि याद कर लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को प्रॉब्लम यही आती है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स को याद करो ताकि आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो गर्भ में शिशु की वृद्धि को ज्ञात करने के लिए पराध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है, पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला सवाल है विटामिन शब्द किसने दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है फंक, बी है विलियम, सी है मेंडल, डी है लुई पास्चर। विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक ने, विलियम ने या मेंडल ने या लुई पास्चर ने। जवाब आपको देना है विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक, विलियम, मेंडल या लुई पास्चर। विटामिन ए, बी, सी या डी, फंक, विलियम, मेंडल, लुई पास्चर।
जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द दिया था फंक नामक साइंटिस्ट ने। फंक नामक साइंटिस्ट ने विटामिन शब्द दिया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? क्वेश्चन पूछा गया है हीमोग्लोबिन जानते हो रक्त के अंदर होता है। ऑक्सीजन इसी से आके मिलती है और हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त को लाल रंग देने का कार्य भी करता है। मैं सब कुछ बताऊंगा अभी, पहले इसका जवाब देना है आपको। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन नंबर ए है Cu यानी कि कॉपर, ऑप्शन नंबर बी Fe यानी कि आयरन यानी कि लोहा, ऑप्शन नंबर के पोटेशियम और ऑप्शन नंबर Au यानी कि एल्यूमिनियम। क्या होगा? आपको जवाब देना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? कॉपर, आयरन यानी कि लोहा, पोटेशियम और Au यानी कि एल्यूमिनियम। जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में Fe नाम की धातु होती है। Fe मतलब इसको आयरन भी बोलते हैं और इसको हम लौह तत्व भी बोलते हैं। लौह तत्व की कमी के कारण हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है और लौह तत्व की कमी के कारण हमें माइक्रोस्टिक्स एनीमिया रोग भी हो जाता है, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, जिसको हम कहते हैं रक्त अल्पता या खून की कमी होना। क्लियर है? अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जो रक्त के अंदर पाया जाता है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करने का कार्य भी करता है। और क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि रक्त में ऑक्सीजन किस तत्व से जाके मिलती है? रक्त में ऑक्सीजन किस तत्व से जाके मिलती है? तो हीमोग्लोबिन से जाके मिलती है। ये क्वेश्चन आगे आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन आगे आएगा कि रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो किससे जाके मिलती है? हीमोग्लोबिन से जाके मिलती है। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हीमोग्लोबिन यानी कि धातु, Fe या आयरन या लौह तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है हमारा, अब देखिए ध्यान से समझना। मनुष्य जीव का वह भाग जो मीठे स्वाद का आभास कराता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मनुष्य जीव का वह भाग जो मीठे स्वाद का आभास कराता है क्या कहलाता है? जीव का अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग या संपूर्ण भाग? मनुष्य जीव का वह भाग जो मीठे स्वाद का आभास कराता है। मनुष्य जीव का वह भाग जो मीठे स्वाद का आभास कराता है किस नाम से जाना जाता है? अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग या संपूर्ण भाग? क्या होगा इसका जवाब? जवाब देना है अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग या संपूर्ण भाग। मनुष्य जीव का वह भाग जो मीठे स्वाद का आभास कराता है। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है मनुष्य जीव का वह भाग जो मीठे स्वाद का आभास कराता है, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला अग्रभाग, बिल्कुल सही जवाब है। जब भी आप किसी मीठी चीज़ को खाते हो तो उसमें जो मीठापन आपको लगता है वो आपके जीभ के ऊपर जो स्वाद रक्त कणिकाएं होती हैं, उन कणिकाओं में से जो आगे वाली कणिकाएं होती हैं वो कणिकाएं क्या करती हैं? आपको मीठे स्वाद का आभास कराती हैं। यानी कि आपके जीभ की अग्रभाग की स्वाद रक्त कणिकाएं आपको मीठे स्वाद का आभास कराती है। ऑप्शन नंबर ए जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, तंत्रिका उत्तक का कार्य है। तंत्रिका उत्तक का कार्य बताना है आपको। तंत्रिका उत्तक का कार्य क्या है? यहाँ पर तंत्रिका उत्तक की जगह तंत्रिका कोशिका भी लिखा हुआ आ सकता था। तो तंत्रिका कोशिका का कार्य या तंत्रिका उत्तक का कार्य एक ही चीज़ है, क्योंकि उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सवाल मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है संवेदनशीलता, बी है प्रतिक्रियाशीलता, सी है उत्तेजनशीलता और ऑप्शन नंबर डी है संकुचनशीलता। तंत्रिका उत्तक का क्या कार्य है? जवाब देना है तंत्रिका उत्तक का क्या कार्य है? संवेदनशीलता, प्रतिक्रियाशीलता, उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता। ए, बी, सी या डी? तंत्रिका उत्तक का कार्य बताना है। क्या होगा तंत्रिका उत्तक का कार्य? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। तंत्रिका उत्तक का कार्य क्या होता है? उत्तेजनशीलता। तंत्रिका उत्तक का कार्य होता है शरीर में किसी भी प्रकार की उत्तेजना या किसी भी प्रकार की हलचल या शरीर की बाहरी या अंदरूनी जगह पर किसी भी प्रकार की कोई क्रिया होती है तो उसकी उत्तेजना का आभास करना और उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना सीधे मस्तिष्क को पहुंचाना, ये काम होता है तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिका का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो तंत्रिका कोशिका जवाब देना है। ठीक है, आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका
कौन सी होती है? मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मनुष्य शरीर की अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मनुष्य शरीर की जो महिला का अंडा होता है, महिला का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी अलग होती है, सबसे लंबी अलग होती है, सबसे छोटी अलग होती है। बड़ी अलग है और लंबी अलग है, ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा। तो बड़ी का नाम ले तो तंत्रिका कोशिका, सॉरी लंबी का नाम ले तो तंत्रिका कोशिका, बड़ी का नाम ले अगर तो महिला का अंडाशय या अंडा, और अगर सबसे छोटी का नाम ले तो पुरुष का जो वीर्य होता है उसके अंदर जो शुक्राणु होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आज से एक आध क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? अब रक्त परिवहन तंत्र का मतलब ये होता है कि रक्त का शरीर में विभिन्न अंगों तक किस क्रियाविधि द्वारा, किस प्रोसेस द्वारा और कितनी बार पहुंचता है, ये सब रक्त परिवहन तंत्र कहलाता है। रक्त परिवहन तंत्र का मतलब समझ गए होंगे आप, मतलब रक्त का शरीर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न क्रियाओं में किस प्रकार से शामिल होना, भाग लेना, ये सब रक्त परिवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसका अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि इसका अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर बी है विलियम गार्ड, ऑप्शन नंबर सी है विल्सन किन्स, ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज टॉम। क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए है विलियम हार्वे, बी है विलियम गार्ड, ऑप्शन नंबर सी है विल्सन किन्स, ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज टॉम। क्या होगा इसका जवाब? सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक, जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है विलियम हार्वे, बिल्कुल सही जवाब है। सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, मनुष्य मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है मस्तिष्क की, कहाँ की बात हो रही है? मस्तिष्क की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है 24। तो मनुष्य मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जवाब आपको देना है। मनुष्य मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये जवाब आपको देना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या ए, बी, सी या डी। हड्डियों की, मनुष्य मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला 8, बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के मस्तिष्क में या मानव की खोपड़ी में अगर आपसे हड्डियों की संख्या पूछ ली जाए तो उसका जवाब देना है आपको 8 हड्डियां होती हैं। पूरे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती है? पूरे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। पूरे शरीर में टोटल कितनी पसलियां होती है? 24 पसलियां होती है। पसलियां कहाँ पर होती हैं? हमारे फेफड़ों के अगले भाग में और पिछले भाग में, जो हमारे फेफड़ों को कवर करती हैं वो पसलियां कहलाती हैं। इज दैट क्लियर? ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं बच्चों, इसीलिए मैं आपको रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या। अब जो आपका चेहरा है उसमें भी हड्डियाँ होती हैं, आप लोगों को पता होगा, तो कितनी हड्डियाँ होती हैं ये जवाब देना है। मनुष्य चेहरे में हड्डियों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 8, सी है 18 और डी है 14। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। मनुष्य चेहरे में हड्डियों की संख्या, मनुष्य चेहरे में हड्डियों की संख्या बतानी है आपको। मनुष्य चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। मनुष्य चेहरे में हड्डियों की संख्या ए, बी, सी या डी, 6, 8, 18 या 14। क्या होगा इसका जवाब? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला 14, बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ध्यान से आपको जवाब देना है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन 12, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी, कौन से विटामिन में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला विटामिन B12, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, कोबाल्ट तत्व किस विटामिन में पाया जाता है? तो इसका जवाब आपको देना है कि विटामिन जो B12 होता है उसके अंदर कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। क्लियर है इतना? अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह
मनुष्य जीव का वह भाग जो कड़वे स्वाद का आभास कराता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है आपको। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मनुष्य जीव का वह भाग जो कड़वे स्वाद का आभास कराता है। मनुष्य जीव का वह भाग जो कड़वे स्वाद का आभास कराता है। ऑप्शन नंबर ए है अग्रभाग, बी है पश्च भाग, सी है मध्य भाग और ऑप्शन नंबर डी है संपूर्ण भाग। मनुष्य जीव का वह भाग जो कड़वे स्वाद का आभास कराता है क्या कहलाता है? अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग या संपूर्ण भाग। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग या संपूर्ण भाग। कड़वे स्वाद, जब देखिए मैंने मीठा भाग बताया था तो मीठा भाग मैंने बताया था अग्रभाग। अब कड़वा भाग पूछा है तो इसका आंसर जिसने दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला पश्च भाग बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य जीव का वह भाग जो कड़वे स्वाद का आभास करवाता है वो मनुष्य की जीव का पश्च भाग कहलाता है। यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर कड़वे स्वाद की रक्त कणिकाएं होती हैं जो कड़वे स्वाद का आभास करवाती हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल की आधारीय इकाई है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन यह है कि न्यूक्लिक अम्ल की आधारीय इकाई क्या है। न्यूक्लिक अम्ल की आधारीय इकाई है ऑप्शन नंबर ए है वसीय अम्ल, बी है हार्मोन्स, सी है न्यूक्लियोटाइड, डी है एंजाइम। न्यूक्लिक अम्ल की आधारीय इकाई, न्यूक्लिक अम्ल की आधारीय इकाई ऑप्शन नंबर ए है वसीय अम्ल, बी है हार्मोन्स, सी है न्यूक्लियोटाइड और डी है एंजाइम। क्या होगा इसका जवाब? न्यूक्लिक अम्ल की आधारीय इकाई वसीय अम्ल, हार्मोन्स, न्यूक्लियोटाइड या एंजाइम। ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका जवाब? वसीय अम्ल, हार्मोन्स, न्यूक्लियोटाइड या एंजाइम। जवाब देना है आपको। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल की आधारीय इकाई होते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही न्यूक्लिक अम्ल बनता है। न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स की आवश्यकता होती है। न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूक्लिक अम्ल की आधारीय इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की आधारीय इकाई कहलाती है। सारे के सारे क्वेश्चंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। थोड़ी सी क्लास और बची है जो आपको बहुत मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, श्वास लेने पर ऑक्सीजन रक्त के किस भाग में मिलती है। क्वेश्चन मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि ये क्वेश्चन क्या होगा। श्वास लेने पर ऑक्सीजन रक्त के किस भाग में मिलती है। श्वास लेने पर ऑक्सीजन रक्त के किस भाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है हिपेरिन, बी है हीमोग्लोबिन, सी है प्लाज्मा और डी है WBC। क्या होगा इसका जवाब? श्वास लेने पर ऑक्सीजन रक्त के किस भाग में मिलती है। हिपेरिन में, हीमोग्लोबिन में, प्लाज्मा में या WBC में। क्या होगा इसका जवाब? श्वास लेने पर ऑक्सीजन रक्त के किस भाग में मिलेगी। हिपेरिन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या WBC। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। श्वास लेने पर ऑक्सीजन रक्त के किस भाग में मिलती है। हीमोग्लोबिन में मिलती है। श्वास लेने पर ऑक्सीजन रक्त के किस भाग में मिलती है। हीमोग्लोबिन के अंदर मिलती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किस में मिलती है, जवाब देना है आपको हीमोग्लोबिन में। और हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन रक्त के अंदर पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जो रक्त को धमनियों और शिराओं में जमने से रोकता है। जमने से रोकता है। अगला सवाल देखिए क्या है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या डी। विटामिन ए, बी, सी, डी। जवाब देना है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। बताना है आपको कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। जवाब दीजिए। विटामिन ए, बी, सी, डी। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। जिसने इसका जवाब दिया है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है वो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी क्या होता है? गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। किसी भी पदार्थ के अंदर अगर विटामिन सी पाया जाता है, अगर आप उसको गर्म करते हो तो गर्म करने के दौरान विटामिन सी की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में वसा का पाचन होने पर क्या बनते हैं। शरीर में वसा का पाचन होने पर क्या बनेंगे। ऑप्शन नंबर देखिए, ए है आपका वसीय अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है कार्बनिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है हार्मोन। वसा में, शरीर में वसा का पाचन होने पर, शरीर में वसा का पाचन होने पर क्या बनते हैं। वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल या हार्मोन्स। वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल,
कार्बनिक अम्ल या हार्मोन्स, ए बी सी या डी। क्या होगा इसका जवाब? शरीर में वसा का पाचन होने पर क्या बनते हैं? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। शरीर में जब वसा का पाचन होता है तो पाचन होने के दौरान शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के वसीय अम्लों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विभिन्न प्रकार के वसीय अम्लों का निर्माण होता है। तो शरीर में वसा का पाचन होने पर क्या बनेंगे? वसीय अम्ल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकागोन, बी है इंसुलिन, सी है सोमेटोस्टेटिन और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। मुझे पता है क्वेश्चन रिपीट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को वापस से इंक्लूड किया है। 1 मिनट का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन अब देखिए समझना है आपको, यहाँ पर क्यों समझना है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, ये तीनों जो हार्मोन हैं ये निकलते तो हैं अग्नाशय से, लेकिन अग्नाशय के अलग अलग भाग से निकलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लूकागोन कहाँ से निकलता है, तो ग्लूकागोन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से, ग्लूकागोन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से निकलता है, इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है, सोमेटोस्टिन अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वो आपको क्वेश्चन मिलान करने वाला पूछ सकता है। मतलब वो आपको ऐसे लिखेगा ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टिन, फिर वो आपको इधर लिखेगा डेल्टा अल्फा बीटा या डेल्टा गामा बीटा अल्फा। तो आपको ग्लूकागोन को अल्फा से मिलाना है, इंसुलिन को बीटा से मिलाना है और सोमेटोस्टिन को डेल्टा कोशिकाओं से मिलाना है। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। तो थोड़ा तैयारी को अच्छी बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करिए, आपका एग्जाम आने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? क्वेश्चन क्या है, सेंट्रोसोम शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए है पोर्टर ने, बी है हिकल ने, सी है मेयर ने और डी है टी बोवेरी ने। क्या होगा इसका जवाब? सेंट्रोसोम शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? सेंट्रोसोम आप सब लोग जानते हो, गुणसूत्र के मध्य में जो दो कुंडलिन, गुणसूत्र के मध्य में जो दोनों जोड़ों को जोड़े रखता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रोसोम के नाम से। बताइए इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर, जिसने डी जवाब दिया है, टी बोवेरी, बिल्कुल सही जवाब है। सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले टी बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? टी बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किया था। समझ में आ गया आपको? टी बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण को कहते हैं? क्वेश्चन ध्यान से समझना है। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण, यानी कि इसका जो निर्माण हो रहा है वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए है डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर बी है डीएनए डुप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। डीएनए संश्लेषण को क्या कहते हैं? डीएनए संश्लेषण को किस नाम से जाना जाता है? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। डीएनए संश्लेषण को रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन दोनों के नाम से जाना जाता है। रेप्लिकेशन का मतलब निर्माण होना और डुप्लीकेशन का मतलब डीएनए की एक कॉपी बनना, मतलब फोटोकॉपी बन जाना। फोटोकॉपी बन रही है तब भी उसका निर्माण हो रहा है और रेप्लिकेशन हो रहा है तब भी उसका निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको रेप्लिकेशन भी कहते हैं और डुप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन दोनों ही जवाब आपको देने हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है? क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, क्योंकि इसमें मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है? ऑप्शन नंबर एम आरएनए, आर आरएनए, उसके बाद में है टी आरएनए और इसके बाद में ऑप्शन नंबर लास्ट है कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? कौन सा आरएनए पाया जाता है? देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला आर आरएनए, बिल्कुल सही जवाब है। सर्वाधिक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में आर आरएनए पाया जाता है। कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में आर आरएनए पाया जाता है। कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में आर आरएनए पाया जाता है। और ये जो आर आरएनए होता है, ये आर आरएनए लगभग संपूर्ण आरएनए का 80% होता है। आर आरएनए संपूर्ण आरएनए का 80% होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आर आरएनए की कितनी मात्रा होती है? तो आर आरएनए की मात्रा 80% होती है। और इसके अलावा सबसे कम जो पाया जाता है वो पाया जाता है एम आरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए सबसे कम पाया जाता है।
है, और जो RNA राइबोसोमल RNA होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन संश्लेषण में। तीनों ही सहायक होते हैं। समझ में आ गया आपको। जो tRNA होता है वो 10 से 15% होता है, और जो mRNA होता है वो 10 से 15% होता है। समझ में आ गया आपको। mRNA पूछे तो आपको 5 से 10% जवाब देना है, rRNA पूछे तो 80% जवाब देना है, और tRNA पूछे तो 10 से 15% जवाब देना है। क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हरित लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? हरित लवक की बात हो रही है, सिर्फ लवक यानी कि प्लास्टिड की बात नहीं हो रही। सिर्फ लवक यानी प्लास्टिड का पूछे तो आपको शिम्पर नामक साइंटिस्ट जवाब देना है, जिसने 1865 में इस शब्द को दिया था। अगर हरित लवक पूछ ले तो हरित लवक का जिसने जवाब दिया है हरित लवक का जिसने जवाब दिया है शिम्पर। हरित लवक का पूछ ले तो शिम्पर जवाब होगा, और अगर लवक का पूछ ले तो हिक्कल होगा। तो हरित लवक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शिम्पर नामक साइंटिस्ट ने 1883 ईस्वी में किया था। शिम्पर नामक साइंटिस्ट ने 1883 ईस्वी में हरित लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। क्लियर हो गया। ठीक है। ये टोटल आज के जो क्वेश्चन थे, टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। अब कल जो हमारी क्लास होगी, आज भी हमारी सुबह वाली क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मेरा आज थोड़ा हेल्थ मेरी ठीक नहीं चल रही है। तो कल की क्लास पक्का आपकी कल क्लास होगी सुबह ठीक 11:30 बजे। कल मैं पक्का 100% आपको मक्का पढ़ाऊंगा कल में। ठीक है। तो क्लास में आप सब लोगों को आना है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर क्लास नहीं है। तो मेरी थोड़ी हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रही, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो कल से पक्का क्लास होगी आपकी, सुबह भी क्लास होगी। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और मिलेंगे कल सुबह ठीक 11:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना वायरस है। धन्यवाद।